हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम आपकी तैयारी को स्ट्रेटजिक हॉलिस्टिक बनाने हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में आपके साथ ज़्यादातर सब्जेक्ट हैं उनको कवर करेंगे। बेसिक चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे और वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी जिनसे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। आप बेहतर तरीके से टॉपिक को समझ सकते हैं। तो हमारे दोस्त जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और जो कोचिंग नहीं करते, उनको कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से इन चीज़ों को देखेंगे, डेफिनेटली उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसी उद्देश्य से ये सीरीज चलाई जा रही है और आशा है कि आप इस सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर देखें। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी फीडबैक देना हो तो जरूर कमेंट करें। तो आज हमारा इस महासीरीज के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था पॉलिटी के अंतर्गत, पॉलिटी चल रही थी दोस्तों। और पॉलिटी में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब हमारा जो पार्ट है पॉलिटी के अंतर्गत चल रहा है संघवाद, फेडरल सिस्टम चल रहा है दोस्तों। और फेडरल सिस्टम में हमने कई चीज़ जानी कि पहली बात संघीय ढांचा क्या होता है ना, एकात्मक ढांचा क्या होता है, और भारत ने संघीय ढांचा किस प्रकार का अपनाया है उसको देखेंगे हम। तो काफ़ी चीज़ें इसमें जानी और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिजिक्स के क्वेश्चन तो यहाँ से आते हैं जाते हैं दोस्तों। मेंस का चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस, मोस्टली जिनमें जीएस पॉलिटी आती है, स्टेट पीसीएस देख लो चाहे यूपीएस से देख लो, जीएस 2 में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। मेंस में एक से अधिक भी आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि भारत में जो फेडरल सिस्टम अपनाया गया है, जो फेडरेशन है भारत का, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको समझेंगे। और हमने इस तरीके का अपनाया तो क्यों अपनाया है, उसका नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले बेसिक सी एक दो शब्दों में बोलूँ तो भारत में जो फेडरल सिस्टम है वो है केंद्र के, यानी कि संघ की मजबूती के साथ संघात्मक, यानी कि हमारे यहाँ केंद्र मजबूत है, यानी कि जो झुकाव है वो केंद्र की तरफ जाता है। इस तरीके का हमने फेडरल सिस्टम में वो अपनाया गया। लेकिन जब फेडरल सिस्टम अपनाया गया था, जब हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम अपनाया जा रहा था, तो दो समस्या हमारे सामने थी कि हमें क्या अपनाना चाहिए। क्या हमें अमेरिका की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट फेडरल सिस्टम अपनाना चाहिए? संविधान निर्माताओं ने सोचा कि क्या हमें अमेरिका की तरह स्ट्रिक्ट फेडरेशन सिस्टम को अपनाना चाहिए, बिल्कुल राज्यों के लिए अलग से संविधान हो, व्यवस्था हो, सिटीजनशिप हो, सब कुछ ऐसे ही अपनाना चाहिए, या हमें यूके की तरह एकात्मक सिस्टम अपनाना चाहिए? ये एक मुद्दा था संविधान सभा के समक्ष। इस मुद्दे पर काफी बहस चली। बहस में क्वेश्चन ये था कि यदि हम शासन को एकात्मक स्थापित करेंगे तो चुनौती आएगी। क्यों? क्योंकि भारत विविधतापूर्ण है। तो आप अगर एक ही सेंटर में शासन को स्थापित करेंगे तो विविधता को दबाया जाएगा और इससे अलगाववादी भावनाएं ज्यादा बढ़ सकती है। बात बिल्कुल सही थी। और उस समय अलगाववादी विघटनकारी प्रवृत्ति चल ही रही थी। जैसे जम्मू कश्मीर का मामला देख सकते हो, नागा मामला देख सकते हो, और इधर दक्षिण भारत में मामला देख सकते हो। तो यदि हम उस समय ही शक्तिशाली केंद्र का मतलब उस समय यदि हम एकात्मक सिस्टम को अपना लेते तो ये अलगाववादी जो गतिविधियां चल रही थी इनको तीव्रता मिल जाती, गति मिल जाती। क्योंकि अभी तो हमने इनसे बोला भाई आप स्वायत्त रह करके रह सकते हैं, लेकिन यदि इनको दबाने की कोशिश करते तो ये हमसे अलग होने की कोशिश करते। तो एक तो ये चीजें थी, इसलिए हम एकात्मक शासन प्रणाली को उस समय नहीं अपनाए। दूसरा, चूंकि भारतीय समाज विविधतापूर्ण है तो ऐसी स्थिति में हम एकात्मक शासन प्रणाली नहीं अपना सकते। और तीसरी दोस्तों, भारत जोग्राफिकली रूप से बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां पर किसी एक क्षेत्र से शासन चलाना ज्यादा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में शासन का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी था और शासन के विकेंद्रीकरण के लिए हमें संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाना जरूरी था। लेकिन अगर हम अमेरिका जैसा अगर फेडरेशन सिस्टम को अपनाते, दिक्कत ये थी कि जो राज्यों को हम स्वायत्ता दे देते बिल्कुल कि आपका संविधान अलग होगा, आपकी नागरिकता अलग होगी, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि राज्य अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा दे सकते थे। अभी तो हमने गवर्नर के माध्यम से, अभी हमने अपने सिविल सेवकों के माध्यम से, अभी हमने एकल नागरिकता एकल संविधान के माध्यम से पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों को एकता में बांधे हुए रखा है। तो ऐसी स्थिति में हमने अमेरिका जैसा स्ट्रिक्ट जो सिस्टम है वो नहीं अपनाया। दूसरी बात, हमारा भारत का इतिहास रहा है कि जब भी केंद्र कमजोर रहा है इस पे बाह्य शक्तियों ने आक्रमण कर दिया।
चाहे मौर्य काल के बाद जैसे ही केंद्र कमजोर हुआ, उस समय हिंदू यूनानी ने भारत में आक्रमण किया। इसके बाद गुप्त काल के बाद जैसे ही भारत में केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, इसमें जो मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर अटैक किया और मध्यकाल में पूरा भारत अधीनता के रूप में चला गया। जैसे ही भारत में मुगल काल कमजोर हुआ, ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ शासन स्थापित कर दिया। तो ये बात, भारतीय इतिहास इस बात का हमेशा गवाह रहा है कि जब भी भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, केंद्रीय शक्ति कमजोर होगी, तो वह भारत अन्य शक्तियों के अधीन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक मजबूत संघ की हमें जरूरत थी। देखो, दोनों चीजें थी। हम केवल एकात्मक नहीं अपना सकते थे, यदि एकात्मक अपनाते तो वो जो विविधता है वो दब जाती, और यदि हम स्पष्ट अमेरिका की तरह स्वायत्ता कर देते तो हो सकता है कि हमारा जो केंद्र है वो कमजोर हो जाता, और ऐसी स्थिति में व्याख्यानकारी गतिविधि को और बढ़ावा मिल जाता। इन दोनों चीजों में संविधान निर्माताओं ने बैलेंस करते हुए संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, लेकिन उसमें केंद्र को थोड़ा ज्यादा शक्ति दी। क्यों? क्योंकि यदि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली रहेगा तो इससे क्या है कि राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखेगा। सेकंड, डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा ये मानना था कि एसटी एससी के कल्याण में राज्य ज्यादा अच्छी भूमिका नहीं निभा सकेंगे, इसके कल्याण के लिए संघ का शक्तिशाली होना जरूरी है। तो इन दो तीन कारणों की वजह से भारत ने जो फेडरेशन सिस्टम अपनाया था, उस फेडरेशन सिस्टम में क्या किया कि शक्तिशाली संघ के साथ, क्या कह सकते हैं, शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक सिस्टम। हमने केंद्र को थोड़ा शक्तिशाली बना दिया। अब वो कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या क्या चीजें, तो हम देखेंगे। तो इस आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरीके से दो समस्याओं का हमने समाधान किया कि देखो, विविधता भी बनी रहे और एकता भी बनी रहे, राष्ट्रीय अखंडता भी बनी रहे। और इन दोनों को आधार करते हुए हमने विविधता को बनाए रखने के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, विविधता को बनाए रखने के लिए हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया, और एकता को बनाए रखने के लिए हमने केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। तो जब भी दोस्तों, यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था का जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं केंद्र को ज्यादा झुका हुआ है, तो उसका क्या कारण है, इसका बैकग्राउंड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब ये थी भारतीय संघात्मक प्रणाली की जो मेन विशेषता है वो। अब थोड़ा सा इसकी आगे बढ़ते हैं इसमें। तो भारतीय संविधान, इसके बारे में देखो, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि भारत एक राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहे, और डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि अनुसूचित जनजाति और जनजातियों का कल्याण करना है तो हमें शक्तिशाली संघ का निर्माण करना पड़े, और इन्हीं उद्देश्यों से हमने ये काम किया दोस्तों। अगला, यदि हम इसमें आगे बढ़े तो आपको पता है आर्टिकल 1 भारत का क्या कहता है कि इंडिया दैट इज, मतलब भारत दैट इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या यूनियन है, ध्यान रखना। और यूनियन में क्या होता है कि भाई कोई समझौता नहीं हुआ, पहली बात तो। और दूसरा, यूनियन में केंद्र शक्तिशाली होता है, संघ शक्तिशाली होता है। ठीक है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की अगर विशेषताएं देखें तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता पहली है कि डिवीजन ऑफ पावर है, और आपको पता है डिवीजन ऑफ पावर हमने अपनाया गया है, 7th शेड्यूल है एक तो डिवीजन ऑफ पावर, और दूसरा आर्टिकल 246 245 जो आर्टिकल है ये भी शक्ति विभाजन की बात करते हैं। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि शक्ति विभाजन कैसे है। तो संघ सूची है हमारे पास, राज्य सूची है हमारे पास, और समवर्ती सूची है, और अपशिष्ट सूची है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका विभाजन किया है। ठीक है ना। और ऑब्वियसली लिखित संविधान है हमारा, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, और राज्यसभा। ये चार मेन विशेषताएं जो आपसे पूछा जाए कहीं भी, अगर मान लें किसी जगह एग्जाम में चारों ऑप्शन आपको दे दिए जाए कि संघीय शासन व्यवस्था, जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी मेन विशेषता क्या है, तो चार ऑप्शन है, तो चारों विशेषता तो है, लेकिन पहले नंबर पर ये आएगी, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, और चौथे नंबर, ये सिक्वेंस सही दिया गया है। इनकी यही इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, और दूसरा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। दोस्तों, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है प्री में, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे यहाँ संघीय ढांचा है वो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। तो आप ये बात, अगर कई बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाए तो संघीय जो ढांचा है या फेडरल सिस्टम है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, अर्थात उसमें किसी भी तरीके से संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो अभी तक हम ये समझे कि भारत ने आखिरकार अपनी संघीय ढांचे को किस तरीके से अपनाया, संघात्मक शासन प्रणाली को किस तरीके से अपनाया, वो चीजें। लेकिन दोस्तों, भारतीय संघ एक क्वासी फेडरेशन है, ये बात केसी व्हीलर ने कहा, और केसी व्हीलर ने बोला कि भारतीय संघीय व्यवस्था, अगर संघवाद का बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो वो है अमेरिका।
लेकिन भारत ने अमेरिका की तरह संघीय विशेषताओं को नहीं अपनाया, क्योंकि भारत में संघ तो है, संघवाद तो है, लेकिन इसके साथ हमने शक्तिशाली केंद्र को अपनाया है, और शक्तिशाली संघ को अपनाने की वजह से भारत में केंद्रीकरण ज्यादा पाया गया है, और इसलिए भारतीय संघीय विशेषता क्वासी फेडरेशन के सिस्टम में चली जाती है। टोटल प्योर फेडरेशन नहीं, बल्कि क्वासी अर्ध, क्योंकि आधे लेवल पर संघीय ढांचा है, लेकिन सामान्य स्थिति में वो जो असामान्य स्थिति होती है तो उसमें एकात्मक ढांचे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एक चीज याद है कि भारतीय जो संघीय ढांचा है वो राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। भारत का जो फेडरेशन सिस्टम है वो नेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान रखा है, क्योंकि दोस्तों हमने अपनाया है संघात्मक ढांचा, और संघात्मक ढांचे के अंतर्गत हमने राज्यों को भी पूरी स्वायत्तता दी है कि राज्य अपनी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोई राज्य हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है, या कोई ऐसा विषय जो हमारे राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ है, तो उस विषय पर संघ सरकार भी कानून बना सकती है। ये आपने सुना, इसलिए अलेक्जेंडर ने एक बात अच्छी बोली है। अलेक्जेंडर ने बोला कि भारतीय संविधान का जो संघीय ढांचा है वो राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा गया है। यानी कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, लेकिन उसमें नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा गया है, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मतलब यह है कि विभाजन का महत्व राष्ट्रीय हितों के महत्व, यानी कि अगर यह कहा गया कि यदि किसी जगह भारत का राष्ट्रीय हित टकराता है किसी राज्य की स्वायत्तता के साथ, तो हम ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हितों को बरी कर देंगे। और ये बात आप जान सकते हैं, आर्टिकल 249 की बात आपने सुनी होगी। आर्टिकल 249 राज्यसभा को शक्ति देता है। क्या देता है? राज्यसभा को विशेष पावर देता है कि अगर राज्यसभा को लगे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके राज्यसभा संसद को कानून बनाने के लिए उसमें अनुमति दे सकती है। यानी कि संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो हम अब अगर आपसे पूछा कि भारतीय संघीय व्यवस्था कैसे, तो इस बात का संकेत है भारत ने संघात्मक को अपनाया, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रिय रखा गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे तमिल मामला आया था, तो तमिल मामले में तमिलनाडु कभी भी नहीं चाहता था कि हम श्रीलंका के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें, या सॉरी तमिल मामले में तमिलनाडु ये चाहता था कि हम श्रीलंका के विरुद्ध में कोई कार्रवाई करें ताकि लिट्टे को वहां समर्थन मिल, मतलब तमिलों को बचाया जा सके। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट ये था कि यदि हम श्रीलंका पे अटैक करेंगे तो इससे हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के नेशनल इंटरेस्ट है वो टकरा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चीजें भी ध्यान थी, हमें ये दोनों में बैलेंस रखना चाहिए। बाद में हमने इन चीजों पर सहमति बने निर्णय लिया। लेकिन अगर मान लें कि तमिलनाडु को ऐसा कानून बना देता राज्य सूची के अंतर्गत जिससे हमारे श्रीलंका के साथ टकराते, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा उस कानून को राष्ट्रीय महत्व घोषित करके, उस विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करके संसद में कानून बनवा देती। सेकेंड चीज, अगर मान लें भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका पार्ट है कि भाई यूएनए को हमें शक्तिशाली बनाना है, और ऐसी स्थिति में हमें लेबर कानून है, उसमें लेबरों को ज़्यादा, ऑब्वियसली जो लेबर है इंटरनेशनल लेबर यूनियन में भारत की स्थिति मजबूत करनी है, और वहाँ ILO पे भारत ने किसी संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऐसी स्थिति में वो विषय राज्य का है, तो राज्य और कोई विषय हो सकता है, कोई राज्य माने कोई ना माने, तो ऐसी स्थिति में भी राज्यसभा को ये पावर दी गई है कि वो उस विषय पर कानून बनवा सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय हितों की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, राष्ट्रीय हितों की ऐसे विषय पर हमने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हितों को सुप्रियर दिया गया। दूसरा, भारतीय संघीय विशेषता दोस्तों कोऑपरेटिव है। यानी कि भारतीय संघीय विशेषता है, अगर कोऑपरेटिव है इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो यह है, इसका दो कारण, एक तो भारत में कंकरेंट लिस्ट है, जो मुझे लगता है अमेरिका में कंकरेंट लिस्ट नहीं है, ध्यान रखना। भारत में एक कंकरेंट लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में यह कहा गया कि राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है और संघ सरकार भी, यानी संसद भी कानून बना सकती है। अर्थात इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय है, जो राज्य और संसद दोनों कानून बना सकती है। तो ऐसे विषयों पर दोनों में क्या होता है, सहयोग और समन्वय होता है। इसलिए भारतीय जो संघीय विशेषता है, या भारतीय जो संघीय सिस्टम है, वो कोऑपरेटिव फेडरेशन सिस्टम है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संघीय विशेषता में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो इसको कोऑपरेटिव फेडरेशन की ओर बताते हैं, तो दोस्तों एक क्या है, समवर्ती सूची, आपको मैंने बता दिया, लिख लो इनको, आप लिख लेना जरूर। एक है समवर्ती सूची, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद में भी केंद्र और राज्य दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, विशेष मुद्दों को सुलझाते हैं और राष्ट्रीय हितों की ओर आगे बात करते हैं, जनता के कल्याण की बात करते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद,
एक है दोस्तों जीएसटी काउंसिल, ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। एक है दोस्तों नीति आयोग। अब आप देखो कैसे भारतीय व्यवस्था धीरे धीरे, ध्यान रखना, जब 1950 में हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि 1950 के दौरान हमें संघ को ज्यादा मजबूत रखना चाहिए था, तो ऐसी स्थिति में 1950 से लेकर के हम धीरे धीरे संघ को ज्यादा मजबूत रखे, लेकिन समय के साथ साथ हमने राज्यों को स्वायत्ता देना चालू कर दिया। आप देख सकते हैं 1950 में हमने योजना आयोग बनाया था, योजना आयोग केवल केंद्र सरकार के अधीन था, लेकिन आज हमने नीति आयोग बनाया है, इसमें राज्यों की भागीदारी भी दी है। 1950 में कोई अंतर्राज्यीय परिषद नहीं थी, लेकिन हमने 1989 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1950 से लेकर के आज तक भारतीय संघीय ढांचा कैसे बदलता रहा, तो भारतीय संघीय ढांचा गतिशील होता रहा। भारत में कहीं ना कहीं संघ को ज्यादा, मतलब संघीय विशेषता को ज्यादा मजबूत किया गया। दोस्तों जब भी मैं शब्द बोलूं कि संघ मजबूत हो रहा है, मतलब हमारा फेडरेशन सिस्टम मजबूत हो रहा है, इस बात का संकेत है कि भारत में राज्यों की स्वायत्ता ज्यादा बढ़ रही है। फेडरेशन सिस्टम इसी बात का इंगित करता है कि राज्यों की स्वायत्ता ज्यादा बढ़ रही है। तो एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूँ कि सहयोगात्मक के लिए क्या क्या एग्जाम्पल है। एक हम ले सकते हैं आर्टिकल 263, एक ले सकते हैं कंकरेंट लिस्ट, 2 हो गए, एक ले सकते हैं नीति आयोग, 3 हो गए, और एक ले सकते हैं जीएसटी काउंसिल। नीति आयोग लिख लो इनको, कई बार आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान एक सहयोगात्मक संघीवाद, मतलब भारतीय संघात्मक विशेषता या संघात्मक जो प्रणाली है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसको जस्टिफाई कीजिए। तो आप कैसे बताएंगे उसको जस्टिफाई? तो बताएंगे ये विषय जो भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं या कोऑपरेटिव फेडरेशन की बात करते हैं। तो कौन कौन सा है? एक है नीति आयोग दोस्तों, एक में 263 बताई दिया आपको अंतर्राज्यीय परिषद, एक में कंकरेंट लिस्ट बताई दिया आपको, ठीक है, और एक है जीएसटी काउंसिल, और एक है दोस्तों क्षेत्रीय परिषद, आपने सुना होगा क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। और एग्जाम्पल है तो केंद्रीय प्रायोजित योजना, एग्जाम्पल दे सकते हैं केंद्रीय प्रायोजित योजना, इसको भी दोनों साथ मिलाकर चला देते हैं। केंद्रीय प्रायोजित योजना ये होती है जिनको सेंटर फंड देती है और राज्य सरकार उनको मिलकर के चलाती है। तो ये 5-6 पॉइंट है, अगर आपसे पूछे जाए तो भारत के ये 5-6 पॉइंट है, इस बात का संकेत है कि भारत में कोऑपरेटिव फेडरेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये भारतीय संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है कि भारत एक अर्धसंघात्मक प्रणाली है, भारत एक राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करता है, भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली एक कोऑपरेटिव फेडरेशन है, और इसके अलावा भारत में सशक्त संघीय सरकार सहित, यानी कोई कि भारत में संघीय सरकार को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। यानी कि ये बात सही है, जेनिक्स ने कहा है कि भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की भावनाएं ज्यादा पाई जाती है, यानी कि भारत एक ऐसा संविधान है जिसमें केंद्रीकरण ज्यादा पाया जाता है। हालांकि इसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों है, लेकिन ज्यादातर आपातकालीन स्थिति में हमने क्या केंद्र को ज्यादा मजबूत करके रखा है। जबकि अमेरिका में, ध्यान रखना, अब 2 शब्द भारतीय संविधान के लिए यूज, मतलब संघीय व्यवस्था के लिए यूज किए हैं स्टेफन ने। ये चीजें जीएस वालों को ज्यादा ये नाम याद नहीं रखना, लेकिन 2 शब्द ध्यान रखना, होल्डिंग टूगेदर और कमिंग टूगेदर। होल्डिंग टूगेदर यानी पकड़े रखना, कमिंग यानी बुलाना। तो अमेरिका में क्या है कि वो आपस में संयमित से आए थे और बने हुए, भारत में बुलाए गए थे और उनको एक पॉइंट पे बनाए रखा, यानी कि शक्ति के माध्यम से उन पर कंट्रोल रखा। अर्थात जब जरूरत पड़ेगी तो हम एकात्मक हो जाएंगे, नहीं तो सामान्य स्थिति में हम संघात्मक रहेंगे। यह है भारतीय संघीय ढांचा। अब सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अभी आपने पढ़ा कि भारतीय संघीय ढांचे की क्या विशेषता है, तो 4-5 विशेषताएं आपने भारतीय संघीय ढांचे की पढ़ ली। लेकिन दोस्तों जब भी आपसे क्वेश्चन विश्लेषणात्मक पूछा जाए कि भारतीय संघीय ढांचा किस तरीके से अमेरिका के संघीय ढांचे से अलग है, या भारतीय संघीय ढांचा जो कनाडा के आधार पर हमने अपनाया वो अपनी परिस्थितियों के लिए कैसे जरूरी था, इन उद्देश्यों के लिए हमने उस चीज को अपनाया, क्योंकि हर पॉइंट, हर विषय हमारे लिए बहुत जरूरी थी, और हमने जो भी चीज हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाई थी बहुत सोच समझ करके, अध्ययन करके उसको अपनाया। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संघीय ढांचे को सेंट्रलाइज कर देती है, केंद्रीय कर देती है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। तो भारतीय केंद्रीकृत करने वाली विशेषता है। दोस्तों जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि उस क्वेश्चन का आंसर देते टाइम हमें हमेशा मुद्दे वाई उसका आंसर देना है। क्वेश्चन आपसे यूपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है इसके बारे में, स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुकी है, मेंस में क्वेश्चन हमेशा ये रहता है। चलो क्वेश्चन लिखवा देते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन लिख लो, भारतीय
संघीय ढांचा शक्तिशाली केंद्र सरकार की व्यवस्था का है, समझाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और बता दो इसमें, भारतीय संघीय ढांचा। जो दोस्त हमारे वीडियो देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को जरूर लिख लें, ये क्वेश्चन है जिनको यूपीएससी घुमा फिरा करके आपको जरूर आंसर देगी, हाँ क्वेश्चन देगी सॉरी, और आंसर आपको यहीं से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संघीय ढांचा अर्धसंघात्मक है, ये जीएस ऑप्शनल वालों के लिए महत्वपूर्ण है, अर्धसंघात्मक है, के.सी. व्हीलर। ठीक है ना, ये पीएसआईआर ऑप्शनल है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संघीय ढांचा राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, से उदाहरण समझाइए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्के आए हुए हैं 2-3 दिन में से और 2-3 आएंगे। चौथा क्वेश्चन जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं उनको बता रहा हूं, भारतीय, हो सकता है यूपीएससी की लैंग्वेज थोड़ी घूम के आ जाए लेकिन वैसे वस्तु यही रहेगी, भारतीय संघीय ढांचा सहयोगात्मक संघीय ढांचे की व्यवस्था करता है, एग्जाम्पल देकर समझाइए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला बनता है ये 4 क्वेश्चन आपके हैं और इनका आंसर अभी तक 2-3 का आंसर हम दे चुके हैं और 1-2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्रिटिकल एवोल्यूशन करवा सकते हैं आपसे, ध्यान रखना क्रिटिकल एवोल्यूशन भी करवा सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन दिया इनका क्रिटिकल एवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 4 क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे और डेफिनेटली अब इन 4 क्वेश्चनों का आप लिखो, इनमें 2 क्वेश्चनों के आंसर तो लगभग एक जैसे होंगे लगभग, और 2 क्वेश्चनों के आंसर अपने आप में अलग होंगे, और जो आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे दिया तो आप संघीय शासन विशेषता के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो जाओ, और इतनी गारंटी कि अगर आपने समझा तो इसमें उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। अब दोस्तों एक चीज यह है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन कौन सी ऐसी विशेषता हैं जो भारतीय संघ को केंद्रीकृत करती है, यानी कि केंद्रीकृत करने वाली कौन कौन सी विशेषता है। तो नॉर्मल पहले देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि राज्य का क्षय हो सकता है, यानी कि स्टेट कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि राज्यों का विनाश किया जा सकता है, यानी कि राज्य कैसे हैं, विनाशी है, और ये विनाश करने की शक्ति किसके पास है, संघ के पास है, इसलिए संघ ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 3 ज्यादा शक्तिशाली कर देता है संघ को। दूसरा, शक्तियों का विभाजन मजबूत संघ के पक्ष में झुका हुआ है, यानी कि शक्ति विभाजन के आधार पर अगर हम देखें तो दोस्तों राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची पे कानून दोनों बनाती है, लेकिन अब आपको झुका हुआ बताना है तो देखो राज्य सूची के विषय पर भी विशेष परिस्थितियों में संसद कानून बना सकती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्तों 249 और 312, आगे देखेंगे, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। 249 का मतलब है कि विशेष परिस्थितियों में, कोई ऐसा राज्य सूची का कोई ऐसा विषय जो राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है, अगर राज्यसभा को लग जाता है कि ये विषय राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। यह है आर्टिकल 249। ठीक है, तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। उसकी 5 परिस्थितियां मैं बता देता हूं एक बार। एक तो मैंने बताई आर्टिकल 249 की कि कब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, आर्टिकल 249, एक है आर्टिकल 250 और एक है शायद आर्टिकल 252। आर्टिकल 250 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं अगर संसद से बोले कि भाई आप इस विषय पे कानून बना दो तो भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, जो बोल रहा हूं उस बात को सुनो, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं संसद से यह निवेदन करें कि आप हमारे इस विषय पर राज्य सूची का कानून बना सकते हैं, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन दोस्तों जो राज्य
कि विधानसभा डिमांड करेंगी वो कानून उन्हीं राज्यों में लागू रहेगा, सभी राज्यों में लागू नहीं रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरा, आर्टिकल 252, एक बार कंफर्म कर लेना, 252 ही। आर्टिकल 252 इस बात की कहता है कि यदि, ध्यान रखना, 252 कहता है कि यदि कोई संधि या अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते करवाने के लिए अगर किसी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 356, यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो भी संसद राष्ट्रीय सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है। लेकिन यह कानून जब तक आपातकाल लागू रहेगा तब तक रहेगा, उसके बाद विधानसभा इस कानून को रद्द कर सकती है जैसे घटित होगी तो। आर्टिकल 352, इसके अंतर्गत भी जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रही हो तो ऐसी स्थिति में भी राज्यसभा, ऐसी स्थिति में संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये 4-5 परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर संघ सरकार है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अर्थात विधायी प्रक्रिया के आधार पर अगर देखें तो संघ इस आधार पर ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा समवर्ती सूची पे भी ऑब्वियसली अगर विवाद उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, संसद ज्यादा शक्तिशाली जाती है। और अपशिष्ट सूची है वो भी हमने किसको दे रखी है, राज्य सरकार, सॉरी संघ सरकार को। तो इस आधार पर अगर आपसे कोई बोले तो विधायी मामलों में संघ ज्यादा शक्तिशाली है। तो किस आधार पर, एक तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, उसकी 5 परिस्थितियां मैंने बता दी है। दूसरा, समवर्ती सूची पर ज्यादा शक्तिशाली होता है संघ, वो मैंने आपको बता दिया। और तीसरा, अपशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ के पास होती है। इन आधार पर यह है कि शक्ति विभाजन है, हमने बराबर नहीं किया बल्कि संघ को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। ये तो है विधायिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर यदि हम देखें, दूसरा मुद्दा क्या है, प्रशासनिक आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था है वो संघ की ओर ज्यादा झुकी हुई है। जैसे एक तो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को क्या दे सकती है, आदेश दे सकती है, दिशा निर्देश दे सकती है। और दोस्तों, दिशा निर्देश अधीनस्थ में दिया जाता है, इक्वल में नहीं दिया जाता। और यदि भारत सच में यह संघीय ढांचा अमेरिका की तरह होता तो स्वायत्त एवं समकक्ष होता, लेकिन चूंकि हमारा संघीय ढांचा केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है इसलिए विशेष परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार आर्टिकल 365 के अंतर्गत राज्यों को दिशा निर्देश देती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोविड-19 था। कोविड-19 में सारी नीतियां केंद्र सरकार ने बोली, अब लॉकडाउन होगा, सभी राज्यों को मजबूरी बस लॉकडाउन करना पड़ा, हेल्थ पे ये होगा, हेल्थ पे वही करना पड़ा, जबकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर राज्य विषय में जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं राज्य। तो कुछ ब्रेस किसमें, ये हो गया प्रशासनिक मामले। इसके अलावा गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, गवर्नर राज्य के लिए काम करता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऐसी स्थिति में वो संघ ज्यादा शक्तिशाली जाता है। दूसरी बात, ऑल इंडिया जो सर्विस होती है वो केंद्र उनका कंट्रोल करता है और राज्यों में वो काम करते हैं। ऐसी स्थिति में भी संघ का प्रशासनिक ढांचा ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये 3-4 एग्जाम्पल देते हुए आपको क्वेश्चन कंप्लीट। वित्तीय मामलों में अगर देखें हम दोस्तों, तो वित्तीय मामलों में भी संघ के स्रोत है वो ज्यादा है राज्यों की बजाय, है ना। राज्यों के कल्याण के पास, राज्यों के पास फंड का अभाव है, क्योंकि मेन जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन के वो राज्य संघ सरकार के पास है। जैसे जीएसटी है, जैसे इनकम टैक्स है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है। ये मेजर जो पार्ट है ये संघ सरकार के पास है, इसलिए संघ सरकार के पास स्रोत ज्यादा है। दूसरी बात, संघ सरकार है केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से, केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से, क्योंकि इसमें सरकार फंड देती है और जब संघ सरकार फंड देगी तो राज्यों को काम करना पड़ेगा, इस आधार पर राज्य उनके अधीन हो जाता है। समझ पा रहे हो। इसके अलावा आर्टिकल 275 में ध्यान रखना, आर्टिकल 275 में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। अनुदान मतलब दान, और दान उच्च से निम्न लेता है। तो ऐसी स्थिति में अधीनता आ गई ना, समानता नहीं। तो अनुदान देना एक तरह से अधीनता हो जाती है। तो स्वायत्तता कहाँ, तो इस आधार पर वित्तीय मामलों में भी राज्यों की स्थिति कमजोर है। वित्तीय आपातकाल के टाइम पर इनके धन विधेयक को कंट्रोल कर सकती है राज्य सरकार, संसद। ठीक है ना। ये इसके अलावा राज्यों की प्रकृति, भारत में अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों शासन शक्ति वर्धन से युक्त है, किंतु केंद्र राज्यों में मध्य न्यायपालिका वर्ग। ध्यान रखना, हमने संसद का विभाजन कर दिया, विधानमंडल बना दिया, सरकार का विभाजन कर दिया, पीएम से सीएम भी बना दिया, न्यायपालिका विभाजन नहीं किया। तो इस आधार पर भी हमें कहीं ना कहीं संघ ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा हमने कैग को अकेला रखा, जो अकाउंटिंग करता है कैग
वो केंद्र सरकार का आदमी होता है, केंद्र सरकार अकेला है और पूरे राज्यों का कंट्रोल कर लेता है वो, तो उसको भी अकेला रखा। चुनाव आयोग है, देखो चुनाव आयोग राज्यों का भी होता है लेकिन वो विधानसभाओं का चुनाव नहीं करवाता, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। तो इस आधार पे भी संघ ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसके अलावा नागरिकता भी हमारे पास एक ही है, इस आधार पे भी संविधान। और इसके अलावा दोस्तों राज्यों की संविधान व्यवस्था भी एक ही है। ये लिखा हुआ है कि साझा संविधान है, संविधान भी एक ही है। और चूंकि संविधान में संघ ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसी स्थिति में भारतीय संघीय व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। ये तो वो है जो सामान्य स्थिति में वो भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ ज्यादा शक्तिशाली, ये सामान्य स्थिति है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम आपातकाल की बात करें, ये आपातकाल में सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो चाहे किसी राज्य में आपातकाल हो। तो ऐसी स्थिति में आपातकाल में आपको पता है कि पूरा क्या हो जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो इस आधार पर यदि हम इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन करें तो बात सही है कि भारत में अर्ध संघीय ढांचे को अपनाया गया है। भारत में कुछ संघीय विशेषता तो है लेकिन कुछ एकात्मक शासन की विशेषता है। इसलिए सरकारी आयोग ने एक बात बोली, ध्यान रखना, लेकिन एक चीज आपसे पूछी जाती है हर बार, मैं बताऊंगा। सरकारी आयोग ने ये बोला कि देखो संघ भी शक्तिशाली होना चाहिए लेकिन साथ साथ राज्यों की स्वायत्ता भी होनी चाहिए। और दोस्तों ये थोड़ा सा एक चीज समझो आप, ये है संघ और ये है राज्य। कई बार हम सोचते हैं कि अगर राज्य की संघ की ज्यादा शक्ति हो गया, अगर संघ ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो राज्य की शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन ये बात सही नहीं है। सरकारी आयोग ने बोला कि यदि हम संघ को ज्यादा मजबूत बनाएंगे तो राज्यों को और ज्यादा स्वायत्ता मिल जाएगी। कैसे? जैसे भाई अगर संघ वित्तीय क्षेत्र में शक्तिशाली है, जैसे वित्तीय क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इसके पास फंड ज्यादा है, तो दोस्तों अगर हम राज्यों को पूरी तरह स्वायत्त कर देते और संघ के पास अगर वित्तीय स्रोत कमजोर हो जाते तो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये छोटे छोटे राज्य ने, ये तो केंद्र सरकार के फंड पे ही जी रहे हैं, इनकी खुद के आय के स्रोत नहीं है। तो अगर हम केंद्र सरकार के पास फंड नहीं होता तो ये नागालैंड, सिक्किम जैसे राज्य कैसे स्वायत्त और शक्तिशाली हो पाते। तो इसीलिए केंद्र को हमने शक्तिशाली बनाया, लेकिन राष्ट्रीय हितों के लिए। केंद्र को हमने शक्तिशाली बनाया राष्ट्रीय एकता के लिए। केंद्र को हमने शक्तिशाली बनाया संघात्मक शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो छोटे और स्वायत्त छोटे राज्य हैं उनको विशेष सुविधा प्रदान करते हुए हमने उनको ज्यादा मजबूत। दैट्स वाई कि इंडिया का जो फेडरेशन सिस्टम है वो कनाडा से भी अलग हो जाता है। कनाडा में किसी भी राज्य को विशेष स्वायत्ता नहीं दी, जबकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, पहले जम्मू कश्मीर, इसके अलावा हमारे 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, इनमें विशेष स्वायत्ता दी थी। राज्यों को केवल इक्वल नहीं बल्कि विशेष मान दिया, और इसलिए भारतीय संघीय ढांचा एकदम अलग हो जाता है। तो इस आधार पर आपको क्वेश्चन लिखना है कि हमने एकात्मक तो अपनाया लेकिन एकात्मक के भी कुछ उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इस आधार पर यह क्वेश्चन आ सकता है। जब भी आपको केंद्र, आपको अब इतनी कहानी छोटे में लिखनी होती है तो कोशिश करना कि ऐसे लिखते विधिक क्षेत्र में, ये देखो विधिक क्षेत्र में इस आधार पर काम कर सकते हैं। अच्छा 252 ये, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया शायद, 252, 249, ओ 250, 250, हाँ एक बार आर्टिकल देख लेना, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाला आर्टिकल 253 है, ध्यान रखना। राज्यों की अनुमति से संसद विधि बना सकते हो 252 है, 250 कोई आर्टिकल, 250 किसी और चीज के लिए, 249 हो गया, 200 गया। तो ये चीज आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। बाकी मैंने सही अनुच्छेद बोले, सही है वो, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन लिखना होता है, कई बार आप क्वेश्चन लिखते हैं तो फाइंड आउट नहीं कर पाते कि सर इतना बड़ा टॉपिक होता है कैसे लिखें। दोस्तों डायरेक्ट मुद्दे पर लिखो, विधायी क्षेत्र में एकीकरण दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल, विधि निर्माण अवसर शक्तियाँ संघ के पास है 248, संवर्ती सूची संघ के पास है 254, विधेयक आरक्षित कर सकते हैं आर्टिकल 2 से में गवर्नर विधेयक को आरक्षित कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें तो मैंने पूरे ऊपर बताई, उन्हीं को मैंने समराइज किया गया। फिर शासनिक मामलों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्रीय सशस्त्र बलों को भेजते हैं, और जब केंद्रीय सीआरपीएफ को भेजेंगे तो ऑब्वियसली पुलिस की शक्ति कमजोर हो जाएगी, और पुलिस किसके अंडर में आती है, राज्यों के अंडर में आती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत विवाद हुआ। आपने एक विवाद सुना होगा थोड़े दिन पहले कि बंगाल में कोई घोटाला हुआ था, और बंगाल के उस घोटाले के अंतर्गत सीबीआई बंगाल में भेजी गई थी। तो सीबीआई को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार, मतलब घेर लिया गया था। सीबीआई किसका संस्था है, केंद्र सरकार, तो उसको पुलिस ने घेर लिया। पुलिस किसकी है, राज्यों की। बाद में भारत में केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ भेजी गई, और सीआरपीएफ आपको पता है कि पुलिस सीआरपीएफ के सामने नहीं टिक पाएगी, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में सीआरपीएफ को यहाँ भेजना कहीं ना कहीं राज्यों की स्वायत्ता को तो कम हुआ ही है। राज्य इसका बहुत विरोध करते हैं कि भाई सीआरपीएफ ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं भेजे। लेकिन आपको भी पता है कि यदि कोई आपातकाल आ गया या कोई डिजास्टर हो गया तो पुलिस नहीं बचाएगी, सीआरपीएफ ही बचाएगी। तो हमने सब चीज़ें जो संविधान ने जोड़ी थी कुछ उद्देश्य के लिए ही जोड़ी थी। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको मुद्दे भाई बताना है कि विधायी मामले में कैसे हैं, प्रशासनिक मामले में कैसे हैं, वित्तीय मामले में कैसे हैं, आपातकाल में कैसे। इसके इन 4-5 मुद्दों के आधार पर ये फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको जोड़ते हुए चलना है और लास्ट में कंक्लूजन में लिखना है कि हमने शक्तिशाली संघ बनाया है लेकिन उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय हित, संघात्मक ज़्यादा मजबूत होना और अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को मजबूती से करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये दोस्तों भारतीय संघीय ढांचे की प्रवृत्ति थी, भारतीय संघीय ढांचे का नेचर था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। यूपीएससी घुमा फिरा करके, स्टेट पीसीएस घुमा फिरा करके यहीं से एग्जाम्पल आपको देना होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रही बात फैक्ट की, तो आप बोलते सर आर्टिकल कैसे याद करें, सारे आर्टिकल आ गए, देखो इनको क्या याद, अपने आप याद हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट अपशिष्ट किसके पास है, संसद के पास है, कौन सा आर्टिकल, 248 बस। तो कोई बड़ा डिफिकल्ट ये चीज़ नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इन आर्टिकलों को रटने बैठेंगे, याद करने बैठेंगे तो याद नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आर्टिकलों को आपने समझ के पढ़ा है और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा है तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाए। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ तक का खत्म हुआ। अब एक संघीय ढांचे से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन। दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजन थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा हो जाता है लेकिन इसको हम देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए, इसको देखेंगे। तो दोस्तों आपको एक काम करना है, जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, एक एक चीज़ को थोड़ा सा विश्लेषण, नया बंदा भी कोई है तो वो जो भी नया हमारा जुड़ना चाह रहा है पहले तो उसको पता होना चाहिए कि बेस स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरेशन सिस्टम क्या है। तो मैंने बता दिया कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, एकात्मक क्या होती है, संघात्मक क्या होती है, अमेरिका में कैसा है, भारत में कैसा है, और भारत में संघ ज़्यादा मजबूत बनाया गया तो उसका उद्देश्य क्या है। तो जब भी आपको क्वेश्चन लिखो तो आलोचनात्मक व्याख्या करो है तो जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि भारत में संघ को शक्तिशाली क्यों बनाया गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी हो तो वो भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आगे एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, वो होगा आपातकाल। आपातकाल का प्रीमियम क्वेश्चन हमको बहुत ज़्यादा मिलेंगे और मेंस में इसको घुमा फिरा करके इसके साथ जोड़ करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इमरजेंसी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन इमरजेंसी से हर साल पूछे जाते हैं। तो इमरजेंसी वाले टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसको अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। इमरजेंसी टॉपिक बड़ा है इसलिए इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें वीडियो बहुत लंबा जाएगा क्योंकि इमरजेंसी के 3 प्रोविजन है, आर्टिकल 352, 356 और 360, और ये बहुत ज़्यादा इससे मेन से कुछ नहीं बनते हैं, बहुत ज़्यादा प्री के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रोक, ठीक है ना। ठीक है ना, इसी वीडियो को यहीं समाप्त करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और क्वेश्चन जरूर लिखें, जो भी नया स्टूडेंट है कोई भी हो, क्वेश्चन जरूर लिखें। समझ में नहीं आए तो उस क्वेश्चन को शेयर करके पूछें लेकिन लिखो जरूर, ठीक है ना।